नमस्कार, ग्रामोदय कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हर बार हम आपके लिए एक खास विषय पर जानकारी लेकर आते हैं और आज भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय हमने चुना है। कहते हैं कि भारत को आगे बढ़ाने में हमारे श्रमिकों और कारीगरों की अहम भूमिका है। बिल्कुल, हजारों वर्षों से कारीगर जो है अपने हाथों के हुनर से भारत को आत्मनिर्भरता की ओर लेकर जा रहे हैं। शायद इसी बात को ध्यान में रख कर के सरकार के द्वारा भी श्रमिकों के कल्याण के लिए एक खास योजना शुरू की गई है और वो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। ये योजना क्या है, इसको चलाने का मकसद क्या है, इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, आज ऐसे ही तमाम प्रश्न पर हम बात करेंगे स्टूडियो में मौजूद अपने एक्सपर्ट के माध्यम से। तो आइए बिना देर करे हुए अपने एक्सपर्ट का आपसे परिचय कराते हैं। आज हमारे साथ हैं क्षिप्रा शुक्ला, जो कि अध्यक्ष हैं UPIDR MSME विभाग यूपी गवर्नमेंट में। तो मैम, आपका आज इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत शुक्रिया। और अब आइए इस विषय पर और विस्तार से जानते हैं इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। आज हम एक ऐसी पहल की चर्चा करेंगे जिसने देश के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के जीवन में बदलाव के बीज बोए। ये है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। ये एक ऐसा कार्यक्रम जो परंपरा और आधुनिकता को साथ ले चलता है। भारत की परंपरा में कारीगरों का योगदान सदियों पुराना है। बढ़ई, दर्जी, सोनार, कुम्हार, लोहार जैसे हजारों व्यवसाय पीढ़ियों से परिवारों को आजीविका दे रहे हैं। लेकिन इन हुनरमंद लोगों को कभी औपचारिक पहचान, शिक्षा, आधुनिक संसाधन या आर्थिक सुरक्षा उतनी आसानी से नहीं मिल पाई। इसका समाधान करने के लिए 2023 के केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार ने 2023-24 से 2027-28 तक रुपए 13,000 करोड़ का बजट प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए आवंटित किया। इस योजना का लक्ष्य था पारंपरिक कारीगरों की पहचान, क्षमता और समृद्धि को बढ़ाना। इस योजना के जरिए स्थानीय पारंपरिक कारीगर और शिल्पकारों को 5% ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का बिना गारंटी लोन प्रदान किया जाता है, जिसमें पहला चरण रुपए 1 लाख और दूसरा चरण रुपए 2 लाख का होता है। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान रुपए 500 प्रतिदिन भत्ता तथा रुपए 15,000 का टूल किट सहायता वाउचर भी मिलता है। इसका असर ये हो रहा है कि ये योजना का जमीनी प्रभाव दिखना आरंभ हो गया है। कारीगर अब उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बना रहे हैं और ऑनलाइन तथा बड़े बाजारों तक पहुंच पा रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। अब तक लगभग 2.72 करोड़ से अधिक लोगों ने इस योजना के लिए आवेदन किया है। ये संख्या जनप्रतिनिधियों, स्थानीय प्रशासन और सरकारी वेबसाइट के आधार पर उपलब्ध डेटा है। करीब 2.72 करोड़ से अधिक आवेदन योजना के तहत पंजीकृत हुए हैं। लगभग 30 लाख कारीगरों ने पंजीकरण करवाया, जिनमें से लगभग 26 लाख का सत्यापन पूरा हुआ है और 23 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षण मिला है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि मनुष्य केंद्रित आंदोलन बताया है। मैम, आज जैसा कि हम अपने कारीगरों, श्रमिकों के विकास की बात करते हैं, तो आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे, जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, सबसे पहले तो हमारे जो दर्शक हैं उनको ये जानना ज़रूरी है कि ये योजना है क्या और किस उद्देश्य को ध्यान में रख कर के ये योजना चलाई गई। प्रधानमंत्री जी ने ये योजना श्रमिकों को डेडिकेट किया, इसीलिए इसका नाम विश्वकर्मा योजना रखा गया। और ये ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा था कि जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, जो गांव में रहते हैं, जो छोटा छोटा काम करते हैं, वो लोग अपनी रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करें। समय के साथ आपने देखा होगा लोग शहरों की तरफ पलायन कर गए, कोई दिल्ली, बॉम्बे, अपनी नीड के हिसाब से जगहों पर चले गए। लेकिन जो गांव में जो लोहार था, जो कारपेंटर था, जो राज मिस्त्री था, इस तरीके को लोगों का धीरे धीरे अभाव होता चला गया। तो ऐसे लोगों को स्ट्रेंथन करने के लिए और पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी भी अपने इस परंपरागत को काम को आगे बढ़ाए, ये भी बहुत ज़रूरी था। तो इसी कारण से ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की गई, जिससे गांव के लोग गांव में ही रहें
और वहीं पर कमाएं, वहीं फैमिलीज़ के साथ रहें और वहीं पे अपने काम को आगे बढ़ाएं। मैम, आपने कहा कि जो गांव का हुनर है वो शहरों में ना जाए या किसी और जगह ना जाए, इसके लिए आपने कहा कि ये खास योजना चलाई गई है ताकि गांव का हुनर गांव में ही रहे। तो मैम, इस योजना के द्वारा किन किन लाभार्थियों को इसका लाभ मिल सकता है? इसमें तो ऐसे लोगों को भी जोड़ा गया जो बिल्कुल नेग्लेक्टेड थे, जैसे राजमिस्त्री, कारीगर, जैसे जो साड़ी बना रहे हैं उनको तो कुछ कुछ मिल ही रहा है, या जो टॉयज़ का काम करते हैं उनको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी नेग्लेक्टेड कम्युनिटी थी, जैसे जो मछली का जाल बनाते हैं, जो नाव बनाते हैं, जो लोहे के टूल्स बनाते हैं, लोहार हैं, बढ़ई हैं, तो ऐसे लोगों को भी इसमें जोड़ा गया कि जिससे कि वो लोग, उन लोगों को भी ट्रेनिंग मिले। ट्रेनिंग के साथ साथ इनको स्टाइपेंड मिलता है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेनिंग करने आ रहे हैं तो आपका दिन बर्बाद चला गया, आपको 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इसमें पैसा भी मिलेगा। यही नहीं, टूल किट, कई बार लोग क्या होता था, लोग दूसरे क्या काम करते थे ये सोच के कि टूल किट हमारे पास है ही नहीं, हम कैसे खरीदेंगे, हम कैसे काम करेंगे, तो उनको 15,000 रुपये का ई वाउचर दिया गया। अच्छा। तो ई वाउचर का सिस्टम ये है कि जो दुकान इम्पैनल्ड है सरकार के साथ, आप वहाँ जाइए, आपको जो भी टूल खरीदना है उस 15,000 रुपये के अंदर अंदर वो आप अपने काम के लिए टूल खरीद सकते हैं। टूल खरीदने के बाद पूरी हैंड होल्डिंग की जिम्मेदारी वो सरकार उठाती है। अच्छा जी। तो मतलब कितनी अच्छी बात है कि इसमें प्रशिक्षण भी दिया जाता है, साथ ही साथ अगर आप कोई भी व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके लिए टूल किट भी प्रदान की जाती है। मैम, जब आपने इसमें प्रशिक्षण की बात की है तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस किस तरीके के इसमें प्रशिक्षण दिए जाते हैं ताकि वो अपने टैलेंट को और निखार सकें। इसमें वही लोग प्रशिक्षण देते हैं जो एक्चुअली उस ट्रेड में प्रशिक्षित हैं जी। इसके लिए एक स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बना है, क्योंकि इनको जो सर्टिफिकेट मिलता है ट्रेनिंग के बाद में वो स्किल डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट बनता है। पहले भी प्रशिक्षण होते थे, लेकिन किसी के पास एक वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होता था कि मान लीजिए यूपी का है और वो बॉम्बे में जाता है काम लेने के लिए, तो सामने वाला कैसे जानेगा कि ये फर्जी सर्टिफिकेट है या ऑथेंटिक है। तो उसमें अब सरकारी मोहर होती है, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एक लोगो रहता है, सरकार का लोगो होता है, जिससे कि वो लोग ट्रेन होते हैं। तो इस तरीके से इसको एक प्रायोरिटी भी दी गई और इसको एक आइडेंटिफिकेशन भी मिला। तो मतलब जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट होता है। तो मैम, क्या ये सर्टिफिकेट और कहाँ पे मान्य है? पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा, अगर कोई यहाँ से उद्यमी, आपने जैसे कहा कि बाहर ना जाए इसीलिए ये योजना खास शुरू की गई है, लेकिन अगर कोई बाहर जाना चाहता है, विदेश में जाना चाहता है, तो क्या ये जो प्रशिक्षण सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है वो वहाँ पे मान्य है? मेरे ख्याल से सरकारी मोहर है तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बेसिकली जैसे पीएम साहब कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल जी, और कोविड के बाद से तो सबको ये सच में ऐसा लगा कि नहीं, गांव की प्रतिभा गांव में रहनी चाहिए, तो इसलिए स्किल डेवलपमेंट का जो सर्टिफिकेट है इसकी पूरी तरीके से मान्यता है। अच्छा मैम, किसी भी जो उद्यमी हैं उसने अपना व्यवसाय शुरू किया तो वो किस तरीके के, जैसे मान ली कभी कभी बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं उसको अपने व्यवसाय को शुरू करने में, तो उस समय उसको लगता है कि प्रशिक्षण तो दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर कोई हेल्प की ज़रूरत होती है तो कहाँ पे वो ले सकता है? एब्सोल्युटली। इसमें इन्होंने क्या किया है कि 1 लाख रुपए तक का लोन 5% के इंटरेस्ट पे 18 महीने के लिए मिलता है, और 2 लाख रुपए तक का लोन 5% इंटरेस्ट पे 30 महीने के लिए, जिसमें क्रेडिट गारंटर गवर्नमेंट होती है, किसी भी तरीके की कोलेट्रल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि कई बार लाभार्थी आता है, वो शिकायत करता है कि मैडम हमने ट्रेनिंग तो ले ली, लेकिन हम पैसा कहाँ से लाएंगे, हम अपना व्यवसाय कैसे शुरू करेंगे। जब बैंक जाते हैं तो वो कहता है कि तुम्हारा गारंटर कौन है, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट गारंटर के रूप में, क्रेडिट गारंटर के रूप में बन के आती है। उनके पास एक सर्टिफिकेट होता है जिस पर उनको ट्रेनिंग मिलती है और क्रेडिट गारंटर गवर्नमेंट बनती है। तो ये एक बहुत बड़ा लाभ है जो लाभार्थी को मिलता है। यही नहीं, मार्केटिंग सपोर्ट के लिए भी गवर्नमेंट ने किया कि आपने सामान बनाया तो आप बेचेंगे कैसे जी, तो जेम पोर्टल है, गवर्नमेंट ई मार्केटिंग प्लेस है। तो सरकार की ये भी मंशा है कि ये जो श्रमिक, ये जो कारीगर सामान बनाते हैं वो जेम पोर्टल के माध्यम से भी अपने सामानों को बेचें। एग्जीबिशन की व्यवस्था करी है, NCM नेशनल मार्केटिंग का एक डिपार्टमेंट है जो इनको मार्केटिंग मुहैया कराने के लिए इनके लिए एक मार्केट प्लेस का काम करता है। इसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग में भी गवर्नमेंट इसमें मदद कर रही है कि किस तरीके से आप अपने काम को डिजिटली प्रमोट कर सकते हैं। तो फ्रॉम ट्रेनिंग, स्टाइपेंड, टूल किट, लोन एंड देन मार्केटिंग, सो दिस इज़ अ होल इकोसिस्टम, एक होलिस्टिक अप्रोच है कि एक
को कारीगर को ट्रेन करके ही नहीं छोड़ देना है, उसको अंत तक लेकर जाना है। और जैसे पीएम साहब का कहना है कि वी आर गोइंग टू मेक विकसित भारत इन 2047 एंड दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग कि जब तक गांव का आदमी भी स्ट्रेंथन नहीं होगा तब तक हम विकसित भारत का सपना देख ही नहीं सकते। शहर तो डेवलप हो ही रहे हैं लेकिन साथ साथ में गाँव का भी डेवलपमेंट ज़रूरी है। क्षिप्रा मैम, आपने इतनी अच्छी बात बताई कि शहरों के विकास की ओर तो ध्यान दिया ही जाता है, लेकिन हमारे जो ग्रामीण भाई बहन हैं उनके लिए हम ये खास कहना चाहेंगे कि ये वाकई एक ऐसी योजना है जिसके बारे में आज पूरी डिटेल से हम जान रहे हैं कि कैसे हम जागरूक बन सकें, और इतनी सारी चीज़ें इस योजना के द्वारा मुहैया कराई जा रही हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस योजना का लाभ ज़रूर उठाते रहिएगा। फिलहाल तो मैम ये हमने बात करी कि क्या क्या इसमें प्रशिक्षण दिए जाते हैं, क्या क्या लाभ इसमें मिल रहा है, लेकिन अगर हम बात करें कि देश के विकास में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी अहम योगदान है, तो ऐसे में महिलाओं के लिए ये योजना कितनी खास है? बिल्कुल, वी आर 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, और समय के साथ क्योंकि डबल इंजन की सरकार भी है और जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी होती है तो महिलाओं के लिए निकलना भी आसान होता है। जब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं होता तो फैमिली वाले सोचते हैं कि मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मेरी बहन बाहर जाएगी तो वेदर शी इज़ सेफ इन दैट एनवायरनमेंट। तो इस समय के साथ ये भी चेंज आया। प्लस जो औरतें हम देखते थे घर में पीछे काम करती थी, कुम्हार का काम है, बाहर आदमी काम करता था लेकिन घर के पीछे औरतें करती थी। आप बनारस जाइए तो हैंडलूम पे औरतें भी बुनती हैं, धागा काटती हैं, रंगाई में मदद करती हैं, लेकिन दे हैड नेवर बीन द फेस। लेकिन सोसाइटी थोड़ी मेल शॉविनिस्ट रही है, हो जाती है, सिक्योरिटी को लेके कंसर्न होता है, लेकिन जब उनको लगा कि नहीं इस योजना का लाभ हमारी महिलाएं भी ले सकती हैं, उनकी फैमिली को इससे फ़ायदा होने लगा, घर में डबल इनकम आने लगी। तो कभी कभी किसी ने तो खुशी में महिलाओं को ट्रेन कराया, कभी किसी ने मजबूरी में ही सही कराया, लेकिन समय के साथ उनको ये समझ में आ गया कि महिला भी अगर साथ में काम करती है तो फैमिली की मंथली इनकम बढ़ेगी। तो इसका निश्चित तौर पर महिलाओं को फ़ायदा भी हुआ, और जो महिलाएं घर में कई बार प्रताड़ित हो जाती हैं और वो बाहर काम करने की हिम्मत नहीं कर पाती, उनमें जज्बा भी नहीं होता, ना उनके पास फिनेंसेस होते, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा था कि उनको अपनी जेब से कुछ नहीं लगाना था, सब कुछ सरकार उनके लिए कर रही थी। तो इट बिकेम ईजियर फॉर देम टू बिकम इंडिपेंडेंट। तो मतलब कुल मिलाकर देखा जाए कि जो महिलाओं के अंदर एक झिझक थी, उस झिझक को दूर करने में इस योजना में एक अहम जो है योगदान दिया है। और मैम खास करके ये भी देखा जाएगा कि भाई परिवार को चलाने के लिए पुरुषों की तो ज़रूरत है, लेकिन आजकल महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं और परिवार को अच्छी तरीके से चला रही हैं। मैम इसी में हम बात करना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए इसमें किस तरीके के प्रशिक्षण दिए जाते हैं उनके टैलेंट को देखते हुए? बिल्कुल, इसमें जैसे कुम्हार है, अब महिलाएं कुम्हार का भी काम करती तो वो इसकी ट्रेनिंग ले सकती हैं, वीविंग की ट्रेनिंग ले सकती हैं। इसमें ब्यूटिशियन का भी सिस्टम है, वैसे नाई कहते हैं बट आदमी लोग नाई का काम सीख लेते हैं, और जहाँ ब्यूटिशियन वाली आती है तो उसमें हम लोग उनको मेकअप कराना वो सब भी सिखाते हैं। तो जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, कई बार लोग कहती मैम हम पढ़े लिखे नहीं, हम कैसे कमाएंगे, हम क्या करेंगे, क्या हम मिस्त्री का काम करें, लेबर का काम करें, तो उनके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था कि उनको ट्रेनिंग मिल रही थी, और जिस चीज़ में उनकी रुचि थी, इसमें हलवाई का भी है, कुकिंग भी है, तो जो काम महिलाएं कर सकती हैं उसके लिए महिलाओं के लिए बहुत बड़ा एक ओपन प्लेटफॉर्म है जिसमें वो सीख सकी, और कई सारी महिलाओं ने ट्रेनिंग भी ली है और उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया भी है। तो कितनी अच्छी बात है। महिलाओं से कहेंगे कि घर से बाहर निकलिए, इतनी सारे अवसर आपको मिल रहे हैं कि अगर आपको खाना बनाने का शौक है और अगर आप ब्यूटिशियन बनना चाहती है तो मतलब इतने तमाम कोर्सेस हैं जिसके बारे में आपको जानकारी मिल सकती है, ट्रेनिंग मिल सकती है इस योजना के माध्यम से। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारी एक ट्रेनिंग में महिलाओं ने भी लोहार की ट्रेनिंग ली है। ये तो हम लोगों ने इसमें डिज़ाइन इंटरवेंशन किया। लोहार का मतलब केवल ये थोड़ी है कि आप गेट बनाएंगे, आप ग्रिल बनाएंगे, तो हम लोगों ने उनको बोला आप प्लांटर्स बनाइए, आप वॉल पैनल्स बनाइए। तो बहुत सारी लड़कियों ने भी मेल डोमिनेटेड काम में भी ट्रेनिंग करके उसको कैरियर बनाया। मैम मुझे ऐसा लगता है कि देखिए शिक्षा जो होती है वो कहीं ना कहीं हमारी नींव को मजबूत करती है, और अगर कोई भी चीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही है तो जो एक कन्फ्यूज़न होता है दिमाग में कि अच्छा ये हम कर सकते हैं, नहीं आपने कहा वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन एक क्राइटेरिया जो है वो निर्धारित किया जाता है कि महिलाएं ये कर सकती हैं, ये काम इजली उनको समझ में आ सकता है। बहुत अच्छी बात है मैम। इसी में मैम हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे घर में पुरुष और महिला दोनों जो है काम में लगे हैं, किसी उद्योग में लगे हैं या प्रशिक्षण के लिए लेने जा रहे हैं, तो ऐसे में उनके बच्चों का भी लालन पालन के लिए कोई सुविधा इसके अंतर्गत प्रदान की जाती है? सबसे अच्छी चीज़ है स्वरोजगार।
आपको कहीं नौकरी नहीं करनी, आपको अपने घर से काम शुरू करना है, तो ऐसे में आप अपने परिवार को भी देख सकती हैं, बच्चों को भी देख सकती हैं और अपने काम को भी आगे बढ़ा सकते हैं। एक बहुत बड़ी लिबर्टी है। नौकरी करने में एक रिस्ट्रिक्शन तो होता ही है कि बच्चे को, फैमिली को कैसे छोड़ के जाएं, घर में सर्वेंट तो गांव में होता नहीं, सारे काम खुद करने पड़ते हैं। तो स्वरोजगार का अपना ये महत्व है। इसीलिए पीएम साहब हमेशा कहते हैं कि नौकरी लेने वाले नहीं, आप देने वाले बनिए। और एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर आपको मिनिमम 8 से 10 लोग चाहिए ही होंगे काम करने के लिए। बड़ी इंडस्ट्रीज लगती हैं, सारी चीज़ें मैकेनाइज्ड होती हैं, मशीन से काम होते हैं, तो जितना एम्प्लॉयमेंट एमएसएमई सेक्टर दे सकता है उतना बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कभी भी नहीं दे सकती। तो इस तरीके से छोटा आदमी भी स्ट्रेंथन हो सकता है। आप 1 करोड़ रुपए की भी इकाई खोल सकते हैं, आपके 50 लाख का भी है, आपका 2 लाख है, 10 लाख है, तो उसमें कोई लिमिट नहीं है। छोटे से भी काम शुरू कर सकते हैं, ये एक एडवांटेज है। तो स्वरोजगार, इसीलिए पीएम साहब स्वरोजगार पे भी बढ़ावा देते हैं। अगर कोई जैसे थोड़ा सा बड़े लेवल पे है, जिसको जो है थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, बड़े लेवल पे थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करना चाहे, तो क्या कुछ प्रोजेक्ट वर्क भी जो है प्रदान किया जाता है इस आपके विभाग के द्वारा? कुछ और भी सब्सिडरी स्कीम्स हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है, ये प्रधानमंत्री जी की है। तो ये दोनों अलग अलग चलती हैं। जो स्टेट की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है उसमें ट्रेड थोड़े कम है, उसमें भी राजमिस्त्री है, लोहार है, बढ़ई है, हलवाई है, इस तरीके के भी लोग हैं, वीविंग है, सिलाई है, तो ऐसे ट्रेड हमारे यहाँ भी हैं। पर अब सीएम साहब ने, योगी जी ने भी युवा उद्यमी योजना चलाई है, जिसमें इंटरेस्ट फ्री लोन है, जिसमें कोई कोलेट्रल नहीं चाहिए, तो आपको कोई इंटरेस्ट ही सरकार को नहीं देना। तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू डू द ट्रेनिंग एंड टेक द लोन। अब उसमें आप 5 लाख का भी लोन ले सकते हैं, 10 लाख का भी ले सकते हैं, 25 लाख का भी ले सकते हैं। तो जो ये श्रम सम्मान योजना जैसी ट्रेनिंग्स हैं, या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसी ट्रेनिंग्स हैं, इनका सर्टिफिकेट बहुत काम आता है। यही सर्टिफिकेट आपके लिए लोन का आधार बनता है। कॉमन फैसिलिटी सेंटर की भी व्यवस्था है। कॉमन फैसिलिटी सेंटर मतलब जैसे मान लीजिए कोई कुम्हार है, उसको भट्टी चाहिए, उसके पैसे ज़्यादा हैं, तो हर एक घर में तो आप भट्टी दे नहीं सकते, तो हमने एक कम्युनिटी बनाई, कम्युनिटी ने एक ग्रुप बनाया और करीब 100 लोगों में, 500 लोगों की कम्युनिटी के बीच में एक भट्टी लग गई, जिसमें लोग अपना अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आज मुझे अपना सामान को बेक करना है, तो उतना सामान हम उतना खरीदेंगे, बेक कर देंगे। तो ऐसी कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स की भी व्यवस्था है। और जिसमें योगी जी की जो स्कीम है, इसमें तो महिलाओं को 25% तक की सब्सिडी है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब महिलाओं को इतनी सारी सुविधाएं मिल रही कि अब मुझे लगता है कि अगर वो किसी भी उद्योग में लगती हैं, अपना स्वरोजगार करना चाहती हैं, तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैम, इसमें हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो हमारे परंपरागत श्रमिक हैं, उनको जो है इस योजना के तहत और क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं? इसमें ट्रेनिंग तो है ही है, लोन ही सबसे बड़ा एक बाधक था। मुद्रा योजना थी, आपको ध्यान होगा, जिसमें 50,000 तक का लोन मिलता था, बट उसमें भी कई बारी ये कैच आता था कि बैंकर अपना परेशान होता था कहीं एनपीए ना हो जाए। जी। तो सरकार जब गारंटर बनने लगी तो बैंकर्स का वो भी डर ख़त्म हो गया कि भाई हमारा कम से कम सरकार का पैसा सेफ है, और सरकार गारंटर बनी है तो कल को कोई डिफ़ॉल्टर होता है तो वो पैसा चुका सकता है। अच्छा। तो सबसे बड़ा जो कैच था ये लोन वाला, और दूसरा कि बैंक्स 12%, 14% इंटरेस्ट लिया करते थे इसमें, क्योंकि सरकार क्रेडिट गारंटर है, तो किसी में तो कहीं इंटरेस्ट भी नहीं है, और अगर कहीं इंटरेस्ट है तो 5% तक का मिनिमल इंटरेस्ट है, जो कि लोगों को पे करना पड़ता है। जो मार्केटिंग में अब लोगों को फ्री एग्जीबिशन की जगह मिलने लगी, आप देखते होंगे सरस मेला लगते हैं, अभी तो पीएम साहब ने स्वदेशी मेले लगवाने शुरू करे, जिसमें लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जगह मिली, तो उनको जगह का पैसा नहीं देना पड़ा, उनको आने जाने का पैसा नहीं देना पड़ा, रहने का पैसा नहीं देना पड़ा, तो जो भी वो सामान अपना बेच कर लाए वो उनका नेट प्रॉफिट था। तो 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एक फाइनेंसिंग और दूसरा है हमारी मार्केटिंग। तो उन दोनों ही चीज़ों का इसमें ध्यान रखा गया। मैम, एक अहम सवाल है, जब आपने लोन की बात करी, ये लोन जो है किस तरीके से, क्योंकि आज देखिए दुनिया किस तरीके से आगे बढ़ी है, हर चीज़ डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ी है, तो ऐसे में डिजिटल का महत्व इस योजना के तहत कितना बढ़ रहा है? गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हमको दिखती नहीं हैं, लेकिन वो एक हैंड होल्डिंग देती हैं। जैसे जनधन योजना, जब जनधन योजना शुरू की गई तो लोग कहते थे अरे खाता खोलने से क्या हो जाता है, तो आप बिलीव नहीं कर सकती कि सिर्फ खाते ने लोगों को कैसे आइडेंटिफिकेशन दिया। महिलाओं के नाम पे तो खाता ही नहीं होता था, स्पेशली गांव में। जब वो अपने नाम पे पासबुक देती थी तो दे यूज्ड टू फील प्राउड कि मेरा नाम इस पासबुक में है। पीएम आवास योजना थी तो मेरे नाम से ये आवास मिल रहा है। तो जो उनकी एक शादी के बाद आइडेंटिटी क्राइसिस होती है कि मेरे नाम पे क्या, मेरी क्या आइडेंटिटी है जी। तो
लोगों के पास जब खाते आने शुरू हुए तो उन्होंने अपने पैसे को खातों में डालना शुरू किया, एक बहुत बड़ा चेंज था। देन यूपीआई, कि मान लीजिए आपके पास कोई आता है, आपके पास पैसे नहीं, हमारे पास तो पैसे नहीं, हम पैसे कैसे दें जी। तो यूपीआई इतना बड़ा माध्यम बना कि चाहे 2 रुपए की पेमेंट हो, 1 रुपए की पेमेंट हो, 50,000 रुपए की पेमेंट हो, लोग यूपीआई से देने लगे, डिजिटल माध्यम होने लगा। तो ये स्कीम्स विश्वकर्मा में दिखती नहीं है या हमारे आम चीज़ों में नहीं दिखती, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा इम्पैक्ट रोल प्ले किया। इनफैक्ट अब तो फॉरेन कंट्रीज़ भी इस पर रिसर्च करें कि यूपीआई के इतने यूज़र कैसे हैं और हम लोग इतना बड़ा सर्वर कैसे मैनेज करते हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके की योजनाओं ने भी इन कारीगरों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया। तो मतलब कारीगर सिर्फ कारीगर ही नहीं रह गए हैं, आज वो इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हर एक चीज को वो अच्छे से समझ रहे हैं। हम ही लोग जैसे एज यूपीआईडी हम लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम और योगी जी वाली विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के ट्रेनिंग पार्टनर भी हैं। तो हम लोग तो अब उनको एआई के बारे में भी सिखाते हैं कि कैसे आप एआई का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट को और एलिवेट कर सकते हैं, कैसे आप नई डिज़ाइन बना सकते हैं, कैसे फॉरवर्ड बैकवर्ड मार्केट लिंकेज हो सकता है, कैसे आप मार्केट के हिसाब से सामान को तैयार कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम लोग इस 10 दिन में हम ये सारी चीज़ें, पैसे को कैसे मैनेज करें। कई बार आदमी को लगता है वो 2 रुपए का सामान बेचता है, 2 रुपए आगे वो मेरा पैसा है, तो हम उनको बताते हैं कि किस तरीके से आप अपना प्रॉफिट मार्जिन्स सेटअप करें। तो ये भी सारी चीज़ें केवल ट्रेनिंग सामान बनाने की ही नहीं, बट बाकी सारी ओवरऑल हम कैसे इस चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, एक छोटा एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकता है, कैसे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सारी चीज़ों का भी इस्तेमाल करके कैसे आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं, हम लोग ये भी बताते हैं। तो मैम कितनी अच्छी बात है कि श्रमिक सिर्फ अपने हाथों को, हुनर को निखारने के लिए इस योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं, लेकिन आज इस योजना के माध्यम से आप देखिए कि डिजिटल की जानकारी हो, चाहे एआई की जानकारी हो, चाहे जो है रुपए लेन देन की जानकारी हो, ये सारी जानकारियां इस योजना के तहत इतनी आसानी से प्राप्त की जा रही हैं। मैम, अगर हमारे जो भी श्रमिक भाई बहन इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उसके लिए आवेदन की भी कोई प्रक्रिया है तो हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, जो स्टेट की स्कीम है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, उसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर यानी कि ज़िला उद्योग केंद्र, वहाँ पे आप ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी अर्हता है, मतलब आपको काम आता है और उसमें 18 से 60 साल तक की एक एज लिमिट है, मतलब बिलो 18 कैन नॉट अप्लाई, तो वो लोग आपको बुलाते हैं। एक फॉर्मल इंटरव्यू होता है ये जानने के लिए कि आप ऑथेंटिक लाभार्थी हैं जी, तो आपको आराम से मिल जाता है। इसमें किसी भी तरीके की सिफारिश की कोई ज़रूरत नहीं होती। जो प्रधानमंत्री जी की विश्वकर्मा योजना है, इसमें थोड़े बैरियर्स हैं कि प्रधान उसमें अप्रूव करेगा, तो ऐसे करके उन्होंने 5 टियर का एक बैरियर लगा रखा है कि जिससे कि सही आदमी को उस योजना का लाभ मिले। यही सरकार की मंशा है, ग्रास रूट लेवल पे किसी गलत आदमी को लाभ न मिल जाए। मान लीजिए हम लोहार हैं ही नहीं और हमने ट्रेनिंग ले ली तो मेरे किस काम की जी, हमने टूल किट निकाला और बाद में कभी बेच दिया। तो सरकार की मंशा है सही आदमी को सही काम मिले, इसलिए सब ऑनलाइन व्यवस्था है जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैम, भविष्य में जो हमारे युवा हैं वो अपना उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो इस योजना के माध्यम से उनके लिए क्या किया जा रहा है ताकि वो विकास की ओर बढ़ते जाएं? पहले तो ये बात, मैं तो बहुत सारे कारीगर को जानती हूँ जिनकी नई जनरेशन, जिनके बच्चे उस काम को करना ही नहीं चाहते थे। कोई ई रिक्शा चलाने लगा या किसी ने टाइपिंग सीख ली, लेकिन जब उनको ये लगा कि यही कारीगर को प्रमोशन मिल रहा है, मान लीजिए पीएम साहब किसी भी कारीगर का बनाया हुआ सामान फॉरेन डिग्नेटरीज को दे रहे हैं, तो वो 10 जगह फ़ोटो दिखाता है, देखिए मैडम हमारा सामान पीएम साहब ने फलाने G20 में जर्मन चांसलर को दे दिया, कमला हैरिस को दे दिया, स्कॉट मॉरिसन को दे दिया, तो दे यूज्ड टू फील प्राउड अबाउट इट। देन देयर यंगर जनरेशन स्टार्टेड थिंकिंग, जो नई जनरेशन, कि मेरे फादर को रिकॉग्निशन उनके हुनर के कारण मिला। हम कितना भी टाइपिंग कहीं कर लें, ई रिक्शा चला लें, हमें रिकॉग्निशन नहीं मिलने वाली। तो वो वापस अपने पेरेंट्स के पास वापस आए, उन्होंने अपनी एजुकेशन का भी फ़ायदा उठाया और उन्होंने अपने पेरेंट्स के काम को आगे बढ़ाने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया। ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ। बहुत अच्छी बात है कि मतलब जो पुश्तैनी काम था उसको आगे बढ़ाया, और कहते ना कि शिक्षा के बगैर कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो हमारे युवा साथियों से हम ये ज़रूर बोलेंगे कि अगर आप शिक्षित हैं तो आप अपने पुश्तैनी काम को आगे बढ़ा करके उसे जो है और अधिक डेवलप कर सकते हैं। मैम, ऐसा कोई अहम प्रश्न जो छूट रहा हो, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों से साझा करें। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो पीएम साहब का, योगी जी का यही रहा कि उन्होंने जो वोकल फॉर लोकल के मैंडेट को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि आप जब दिवाली आती है तो आप लोकल आदमी से दिए खरीदिए, आप उनसे बार्गेन मत करिए, आप उनके सामान को प्रमोट करिए।
तो जो ये केवल एक मंत्र नहीं बना, या आत्मनिर्भर भारत केवल एक मंत्र नहीं बना, ये कोई स्कीम नहीं थी, ये एक नोशन था, जनता के नाम संदेश था कि आप जब तक अपने लोगों को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तब तक वो लोग बेचारे कैसे कमाएंगे जी। तो बहुत सारे आर्टिजन्स ऐसे भी हैं जो लोग आज करोड़्स का उनका टर्नओवर है, जो लोग पहले 10,000 रुपये की नौकरी करते थे, आज वो करीब 200, 300 लोगों को काम देते हैं। तो देखने में ये काम छोटा ज़रूर लग सकता है, सब चीज़ ग्रेजुअल होती है हमारी प्रोग्रेस। तो हमको आज शायद ये काम छोटा लगे, लेकिन अगर हम सच में, हमारे में जज्बा है, कमिटमेंट है और हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार की ये योजनाएं हमारे लिए सीढ़ी का काम करती हैं और हम उन ऊंचाइयों को पा सकते हैं जिनका हम सपना देखते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बस ज़रूरत होती है अपने हौसले और जज्बे को मजबूत करने की, जैसा शिप्रा मैम ने बताया। तो मैम, आपने इस विषय पर इतनी अहम जानकारियाँ हमारे दर्शकों से साझा की, इतना कीमती समय आपने निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और इसी के साथ साथ अपने दर्शकों, खासकर श्रमिक भाई बहनों से हम यही कहना चाहेंगे, देखिए, ये योजना केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि विकसित भारत की ओर बढ़ने के लिए हमारे श्रमिकों के हाथों को मजबूत करने के लिए ये खास योजना बनाई गई है। तो इस योजना का लाभ उठाइए, जागरूक बनिए, उठिए और फायदा उठा लीजिए। फिलहाल तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।